देखिएगा, तो हमने यहाँ तक आपको बता दिया था। इसके बाद हम बता रहे थे कि प्रतिजन क्या होते हैं। जो प्रतिजन है वो होते क्या हैं। तो देखिएगा, मैंने आपके लिए कल बताया था कि शरीर को बीमार करने के लिए कुछ प्रकृति से बाह्य कारक होते हैं जो हमारे शरीर को बीमार कर देते हैं। तो जो हम ये कह सकते हैं कि कुछ बाह्य कारक जो शरीर को बीमार करते हों उनको कहते हैं हम प्रतिजन। उनको हम क्या कहते हैं? प्रतिजन। अर्थात साधारण रूप से वे बाहरी रोगाणु या पदार्थ होते हैं। बाहरी रोगाणु, देखिएगा, बाहरी रोगाणु या पदार्थ, बाहरी रोगाणु होंगे या पदार्थ होंगे। इनका सामान्यतः जो द्रव्यमान होता है, सामान्यतः जो द्रव्यमान होता है वह 6000 डाल्टन होता है। 6000 डाल्टन। प्रतिजन जो होते हैं ये बाहरी रोगाणु और पदार्थ होते हैं जिनका जो द्रव्यमान होता है वो 6000 डाल्टन होता है। हम ये कह सकते हैं कि जो इनका निर्माण है, निर्माण विभिन्न रासायनिक संगठनों से होता है। अब रासायनिक संगठनों में कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे मैं आपके लिए बता दूं, प्रोटीन हो सकते हैं, पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, इन सभी से इनका निर्माण होता है। प्रतिजन है उनका जो सामान्य, अगर ये पूछा जाए कि प्रतिजनों का सामान्य द्रव्यमान कितना होता है तो 6000 डाल्टन के बराबर होता है, या उससे अधिक भी हो सकता है, या उससे अधिक। 6000 डाल्टन या उससे अधिक होता है। ये बाहरी रोगाणु और पदार्थ होते हैं और ये रासायनिक संगठन से इनका निर्माण होता है। और प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड और न्यूक्लिक अम्ल, इनके द्वारा इनका निर्माण होता है। और इनके लिए, इनमें हम कभी कभी ये भी कह सकते हैं कि प्रतिजन का रूप छोटे सूक्ष्म जीव जैसे विषाणु भी हो सकते हैं। विषाणु का मतलब वायरस हुआ। और संक्रमित कैंसर संक्रमित कोशिकाएं, कैंसर संक्रमित कोशिकाएं, ये भी हमारी प्रतिजन हो सकते हैं। अर्थात ये ऐसे कारक हो सकते हैं जो हमें बीमार करते हो। जैसे अब जो महामारी चल रही है कोरोना वायरस, उसमें हम ये कह सकते हैं कि प्रतिजन कौन है? कोरोना वायरस जो सूक्ष्म एक यानी सजीव और निर्जीव की जो बीच की योजक कड़ी होती है, विषाणु वायरस, वह है, तो वह उसका प्रतिजन है। तो अब आपके समझ में आया होगा कि इनमें ये प्रोटीन के द्वारा बने होते हैं। तो जो विषाणु होता है, जो कोरोना महामारी का जो वायरस है, उसका जो ऊपर का जो खोल होता है वह प्रोटीन का ही बना हुआ होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रतिजन है उनका सामान्यतः जो द्रव्यमान होता है 6000 डाल्टन से अधिक होता है। और ये प्रोटीन या पॉलीसैकेराइड या न्यूक्लिक अम्ल के बने हुए होते हैं। और प्रतिजन के रूप में अनेक संक्रमित, हम ये कह सकते हैं कि विषाणु संक्रमित कोशिकाएं भी हो सकती हैं। अब देखिएगा आगे कि जो शरीर में ये जब प्रविष्ट करते हैं, ये शरीर में जब सर्वप्रथम प्रविष्ट करते हैं तो प्रविष्ट करते समय सर्वप्रथम इनका जो सामना होता है वो स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि। मैंने आपके लिए कल 2 प्रतिरक्षा विधि बताई थी, उनमें स्वाभाविक एवं उपार्जित। तो जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि होती है उसी से इनका सामना होता है। यानी प्रतिजन सर्वप्रथम प्रतिजनों का सामना स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि से होता है। उसके बाद जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि होती है, उसके बाद जो हमारे द्वारा उपार्जित की हुई है या फिर हमारे शरीर में जो निहित है, उपार्जित में सक्रिय व निष्क्रिय, उनसे इसका सामना होता है।
तो अब तक हमने इस प्रतिजन के बारे में कुछ बाह्य जानकारी के बारे में जाना। अब देखिएगा आगे बाह्य जानकारी में, अब आगे देखिएगा कि जो प्रतिजन होते हैं, वो प्रतिजन जो होते हैं विशिष्ट जो प्रतिरक्षा विधि होती है, यानी सबसे पहले सामना इनका स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि से हो गया और दोबारा विशिष्ट प्रतिरक्षा विधियों से होता है। अब देखिएगा आगे कि जो प्रतिजन होते हैं वो किस तरह से हमारे प्रतिरक्षियों से क्रिया करते हैं और उनको हम किस किस तरह से उन्हें डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिएगा आगे, देखिएगा प्रतिजन का अणु, हम यह कह सकते हैं कि जो प्रतिजन का जो अणु होता है, प्रतिजन का संपूर्ण अणु प्रतिजन का संपूर्ण अणु प्रतिरक्षी से क्रिया नहीं करता। तो फिर होता क्या है? तो कुछ विशिष्ट अंश यानी प्रतिजन का संपूर्ण अणु प्रतिरक्षी से क्रिया नहीं करता है। कुछ विशिष्ट अंश ही प्रतिरक्षी से क्या करता है? से क्रिया करता है। प्रतिरक्षी से क्रिया करता है, कुछ विशिष्ट अंश ही प्रतिरक्षी से क्रिया करता है। और यह जो अंश होता है, इस अंश को ही हम क्या कहते हैं? इस अंश जो प्रतिरक्षी से जुड़ता है, वह अंश जो होता है इसका नाम होता है एंटीजन निर्धारक। हमारे लिए परिभाषा आ सकती है कि एंटीजन निर्धारक क्या होते हैं। हमारे लिए परिभाषा इस प्रकार से आ सकती है कि एंटीजन निर्धारक क्या होते हैं। तो प्रतिजन का संपूर्ण अणु, कोई भी बाह्य रोगाणु हो जिसको हम प्रतिजन कहेंगे, और प्रतिजन वैसे हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं, जैसे रक्त में ए बी, ये प्रतिजन होते हैं। तो प्रतिजन एंटीजन जो होते हैं ये प्रतिरक्षी से क्रिया करते हैं। तो कुछ विशिष्ट अंश ही प्रतिरक्षी से क्रिया करता है, और यह क्रिया जो करता है अंश, ये कहलाता है एंटीजन निर्धारक। तो प्रतिजन का वह हिस्सा, आप एंटीजन निर्धारक की परिभाषा सुन लीजिएगा। प्रतिजन का वह हिस्सा जो प्रतिरक्षा से क्रिया करता है, प्रतिजन का वह हिस्सा या वह अंश, प्रतिजन का वह अंश, प्रतिजन का वह अंश जो प्रतिरक्षी से क्या करता है? क्रिया, और फिर उसके बाद करता है, से क्रिया करता है। एंटीजन निर्धारक कहलाते हैं, एंटीजन निर्धारक कहलाते हैं। तो ये एंटीजन निर्धारक की क्या हो गई? परिभाषा हो गई। अब देखिएगा एंटीजन की संयोजकता, ये तो हो गई एंटीजन निर्धारक की परिभाषा हो गई। अब देखिएगा एंटीजन निर्धारक की संयोजकता। हम ये कह सकते हैं एक प्रोटीन में कई एंटीजन निर्धारक होते हैं, एक प्रोटीन में या फिर एक प्रतिजन अणु में, एक प्रतिजन अणु में या फिर एक प्रोटीन में। हम ये कह सकते हैं कि एक प्रोटीन में कई एंटीजन निर्धारक हो सकते हैं, कई एंटीजन निर्धारक हो सकते हैं। अब देखिएगा हो सकते हैं, तो इनकी जो संख्या होगी, यानी एंटीजन निर्धारकों की जो संख्या होगी, वह क्या कहलाएगी? एंटीजन की संयोजकता। एक प्रोटीन में कई एंटीजन निर्धारक हो सकते हैं, इनकी संख्या को अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एंटीजन की संयोजकता। देखिएगा एंटीजन की संयोजकता, देखिएगा मैं आपको बता देता हूं, जो प्रतिजन होता है ना,
इसको ही अंग्रेजी में एंटीजन कहते हैं। और एंटीजन निर्धारक का मतलब है कि जो प्रतिजन के या एंटीजन के बे अंश जो प्रतिरक्षी से क्रिया करते हैं एंटीजन निर्धारक कहलाते हैं। और एक प्रतिजन में, एक प्रोटीन में अनेक क्या हो सकते हैं, एंटीजन निर्धारक हो सकते हैं। और उन एंटीजन निर्धारकों की संख्या एंटीजन की संयोजकता कहलाती है। फिर से बता देता हूं आपके लिए, प्रतिजन बाह्य रोगाणु होते हैं जो कि जिनका सामान्यतः द्रव्यमान 6000 डाल्टन से अधिक होता है। इनकी जो संरचना होती है वह विभिन्न रासायनिक संगठनों के कारण हो सकती है, जिसमें प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक अम्ल आदि हो सकते हैं। कुछ प्रतिजन बाह्य रोगाणुओं के रूप में वायरस, संक्रमित कोशिकाएं भी हो सकती हैं। साथ में ही जो प्रतिजन होते हैं, प्रतिजन यानी प्रतिजन का जो अंश प्रतिरक्षी से क्रिया करता है वह एंटीजन निर्धारक होता है। जो अंश क्रिया करता है वह एंटीजन निर्धारक होता है। और एंटीजन निर्धारकों की संख्या एंटीजन की संयोजकता कहलाती है। एंटीजन की संयोजकता एंटीजन निर्धारकों की संख्या कहलाती है। अब देखिएगा आगे, और हम ये भी कह सकते हैं कि एंटीजन जो होते हैं, एंटीजन मैं ये भी कह सकता हूं कि कम से कम एंटीजन जो है इसकी संयोजकता है। एंटीजन निर्धारक जो होते हैं एक प्रोटीन में लगभग 6 से 8 एमिनो अम्ल बनाते हैं। एमिनो अम्ल यानी दोबारा सुन लीजिएगा कि प्रोटीन में करीब 6 से 8 एमिनो अम्लों की श्रृंखला एक क्या करती है, 6 से 8 अम्लों की एक श्रृंखला एंटीजन निर्धारक के रूप में कार्य करती है। हम ये कह सकते हैं कि 6 से 8 एमिनो अम्लों की जो श्रृंखला है ना, वो एंटीजन निर्धारक का क्या करती है, कार्य करती है। यानी किसी भी प्रतिजन में एंटीजन निर्धारक कितने होंगे, क्या होंगे, वो उनकी 6 से 8 एमिनो अम्लों की जो श्रृंखला होगी ना वह निर्धारित करेगी। अब देखिएगा आगे जो है, आगे इसमें हम यह कह सकते हैं कि जो प्रतिजन है, प्रतिजन जो होता है, प्रतिजन प्रतिरक्षी से क्रिया करके किस तरह से निष्क्रिय होगा। या फिर हम यह कह सकते हैं कि जो विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि है, सर्वप्रथम प्रतिजन का जो सामना है वो स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि से होता है। स्वाभाविक प्रतिरक्षा के बाद विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि से होता है। और विशिष्ट प्रतिरक्षा इस प्रतिजन का विनाश किस तरह से करती है। हमारे लिए यहां से छोटे छोटे प्रश्न आ सकते हैं। एंटीजन निर्धारक क्या है, एंटीजन की संयोजकता क्या है, एंटीजन का द्रव्यमान क्या होता है, एंटीजन का संगठन, एंटीजन जो है उसका निर्माण किस किस रासायनिक संगठनों से हो सकता है, इस तरह से आ सकता है। और हमारे लिए यह भी आ सकता है। अब आएगा तो जो बड़ा प्रश्न है यह है कि जो एंटीजन है इसका अपघटन या इसका विनाश विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि के द्वारा किस प्रकार होता है। तो यह इसके 4 चरण हैं। यह इसके कितने चरण हैं, 4 चरण हैं। तो इनके बारे में आप पहले जानो। तो देखिएगा, प्रतिजन का विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि द्वारा से विनाश। देखिएगा, अब देखिएगा, हम यह भी कह सकते हैं कि प्रतिजन का विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि द्वारा, प्रतिजन का विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि द्वारा किस प्रकार से उसका विनाश होता है, इसकी क्रिया विधि क्या है, विनाश की क्रिया विधि। अब देखिएगा क्रिया विधि, इसमें भैया 4 चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि विनाश की प्रतिजन के विनाश की क्रियाविधि में, यानी क्रियाविधि में 4 चरण है। क्रियाविधि में 4 चरण होते हैं, 4
चरण। अब देखिएगा कौन कौन से चरण है। सबसे पहले प्रतिजन का विनाश होगा, विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि के द्वारा होगा। प्रतिजन के विनाश के लिए 4 चरण होंगे। 4 चरणों में सबसे पहला जो चरण है उसको देखिएगा। सबसे पहला चरण है अंतर्निहित प्रतिजन, अंतर्निहित प्रतिजन तथा बाह्य प्रतिजन में विभेद। अंतर्निहित प्रतिजन व बाह्य प्रतिजन में विभेद। सबसे पहले होगा छांटना। एक प्रकार से जो प्रतिरक्षा, विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि होगी वो यह छांटेगी कि जो प्रतिजन है वो हमारे शरीर में अंतर्निहित का मतलब है अंदर जो आया है, जो रोगाणु है या रोग कारक है या फिर शरीर में स्थित प्रतिजन है, वह अंतर्निहित व बाह्य प्रतिजन उसमें विभेद करेगी, उसको पहचानेगी कि वो किस प्रकार का है, उसमें अंतर करेगी, विभेद करेगी। सबसे पहले इसकी जो वो है तो विभेद होगा। दूसरा चरण सुनिएगा। दूसरा चरण है बाह्य प्रतिजन के ऊपर व्याप्त, बाह्य प्रतिजन के ऊपर व्याप्त एंटीजन निर्धारक। जो बाह्य प्रतिजन है बाह्य प्रतिजन के ऊपर व्याप्त एंटीजन निर्धारकों की संरचना के अनुसार बी लसिका कोशिकाओं के द्वारा विशिष्ट प्रतिरक्षा का निर्माण, विशिष्ट बी लसिका कोशिकाओं का निर्माण। देखिएगा जो दूसरा चरण होगा इसमें क्या होगा, बाह्य प्रतिजन जो है उसके ऊपर एंटीजन कितने विद्यमान है, यानी जो एंटीजन है वो उनकी मात्रा या संख्या कितनी है, एंटीजन जो निर्धारक हैं उनकी संरचना कैसी है, और उन संरचना को जांच करके बी लसिका कोशिका का निर्माण करना। यानी जो बी लसिका कोशिकाएं होती हैं, कोई भी प्रतिजन जब शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो वह सबसे पहले जो उसमें एंटीजन निर्धारक होते हैं उनको बी लसिका कोशिकाएं, यानी उसकी संरचना के आधार पर बी लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है। और बी लसिका कोशिका किसको एक्टिव करती हैं, बी लसिका कोशिकाएं जो हैं वह प्लाज्मा कोशिकाओं को एक्टिव करती हैं। तो तीसरा चरण वही होगा लगभग। तो तीसरा चरण देखिएगा, तीसरे चरण में ध्यान से देखिएगा। तीसरा चरण है प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा विशिष्ट प्रतिरक्षी का निर्माण करना। तो देखिएगा जो बी लसिकाएं जो कोशिकाएं उनका निर्माण होगा, और बी लसिका कोशिका के निर्माण के बाद प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण। अभी मुझे थोड़ा सा यह लिखना मैं भूल गया था कि बाह्य प्रतिजन के एंटीजन निर्धारकों की संरचना का पता लगेगा, उसके बाद बी कोशिकाएं जो हैं उनका निर्माण होगा, और बी कोशिकाएं प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण करेंगी। और तीसरे चरण में जो होगा वह होगा प्लाज्मा कोशिका द्वारा प्रतिरक्षी का निर्माण।
प्रतिरक्षी का निर्माण होगा। जो तीसरा है वह प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा प्रतिरक्षी का निर्माण हो गया। अब जो अपना चौथा चरण होगा वह होगा प्रतिजन और प्रतिरक्षी में क्रिया होगी। प्रतिजन, प्रतिरक्षी, प्रतिजन, प्रतिरक्षी में प्रतिक्रिया इन दोनों में प्रतिक्रिया होगी तथा कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा द्वारा तथा कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा द्वारा प्रतिजन का विनाश। अब देखिएगा विनाश होगा। प्रतिजन का विशिष्ट प्रतिरक्षा की विधि द्वारा विनाश किस प्रकार से हो सकता है, आपके लिए प्रश्न आ सकता है। तो इसमें 4 चरण होंगे। 4 चरण में दोबारा से सुन लीजिएगा। अंतर्निहित, अंदर निहित का मतलब है अंदर रखे हुए या अंदर स्थित प्रतिजन और बाह्य प्रतिजन में विभेद करेगी। सबसे पहले जो ये विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि है यह अंतर्निहित एवं बाह्य, जो या तो वो बाहर से आया है या अंदर से आया, तो उनमें विभेद करेगी प्रतिजनों में। क्योंकि जो रोग कारक होते हैं ज्यादातर बाहर से आते हैं प्रतिजन। अब देखिएगा बाह्य प्रतिजनों के ऊपर यदि वह बाहर से आया हुआ है प्रतिजन है, बाहर से स्थित प्रतिजन है, बाह्य प्रतिजन है, तो उस पर स्थित एंटीजन निर्धारक एमिनो अम्लों की 6 से 8 एमिनो अम्लों की जो श्रृंखला होती है वह एंटीजन निर्धारक की एंटीजन जो होते हैं एंटीजन निर्धारक का क्या करती है, निर्माण करती है। एंटीजन निर्धारकों की संरचना के अनुसार यानी उस संरचना के अनुसार बी लसिका कोशिकाओं का निर्माण होगा। जो प्रतिजन होंगे बी लसिका कोशिकाओं का निर्माण करेंगे। सर्वप्रथम कोई भी प्रतिजन या प्रतिजन प्रतिरक्षी का स्वयं निर्माण करेगा। प्रतिजन के आने पर प्रतिरक्षी का निर्माण होगा तो सर्वप्रथम एक्टिव जो होंगी वो बी लसिका कोशिकाओं का निर्माण होगा और बी लसिका कोशिकाएं निर्माण करेंगी प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण करेंगी। देखिएगा बी लसिका कोशिकाओं का निर्माण होगा एंटीजन निर्धारकों के संरचना के अनुसार।